देश को 25 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। नहीं, अमेरिका 25 साल पीछे चला गया क्या? अमेरिका में बैलेट पेपर पे होता है। जापान पीछे चला गया क्या? बैलेट पेपर पे होता है। दुनिया का कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जहां पे चुनाव ईवीएम पे होते हैं। तो मीठा मीठा गपगप भी तो हुआ ना सर। हाँ, ये बार बार एक तर्क आता है, क्या है, कुछ राज्य छोड़ दिए जाते हैं कि चलो भाई तुम्हें संभाल लो। जहां फुटहोल्ड नहीं होगा ना, वहां अगर ऐसा अप्रत्याशित एक जीत मिलने लगे, तब सवाल और भी मजबूती से उठने लगेंगे। जरा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, जरा समझिए। अभी अनुराग भाई बड़ी बड़े आंकड़े दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2014 में जो हमारी सरकार जा रही थी ना, तब हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। आप साहब संकल्पित विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं। आप अमृत काल बोल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आने वाले दिनों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी देश विकास के एक चरम पर है। लेकिन 80 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको आपको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। ये कौन सा विकास है साहब? मुझे कोई बताए। हिंदुस्तान में इस समय 10% बेरोजगारी की दर है। उनको बड़ा याद आया कि कर्नाटक में आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ सरकार आए, और सवाल उठा दिया कि कर्नाटक की सरकार फेल हो गई। यहां 10 साल से बोल रहे हैं कि हम 10 साल पहले बोला था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, और 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में, सवाल यह पूछा गया कि कितने लोगों ने रोजगार मांगा आपसे, तो जवाब यह आया कि हमारे देश में 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी है। नहीं, रोजगार जो होता है ना, केंद्र एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई किया है। फिर सवाल पूछा कि कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, तो 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी, 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये विकसित भारत है, ये अमृत काल है, ये न्यू इंडिया है। आप रेडियो पे ऐड सुनेंगे, रेडियो पे खूब ऐड चलता रहता है इन लोगों का, कि 13 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिया। अभी ये बोल के क्या गए, 10 करोड़ लोगों को दिया। इनको सही आंकड़ा ही नहीं मालूम है, क्योंकि ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। सिलेंडर है, उसमें गैस नहीं है साहब। बोलते 11 करोड़ लोगों को हमने नल जल योजना के तहत घरों में नल कनेक्ट करके दिया। नल तो दिया, नल में पानी नहीं आ रहा है। बोलते पता नहीं 6 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया। कार्ड बना दिया, लेकिन कार्ड चलता नहीं है। मैं अपनी आंखों से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों से मिला हूं। बोले साहब कार्ड तो बन गया, लेकिन कार्ड को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हम जाते हैं तो कार्ड चलता ही नहीं। बीच में सीएच की रिपोर्ट आती है कि एक ही मोबाइल नंबर पर 6 लाख आयुष्मान कार्ड के लोगों ने लाभ लिया। जब रिजल्ट आते थे 5 राज्यों के, जब आए तो क्यों जीते मोदी जी, तो मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी जी गारंटी। उसका चौथा कारण बता, लाभार्थी। कौन सा लाभार्थी है भाई? एक ही मोबाइल नंबर पर 6 लाख लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभ उठाते हैं, वो कौन से लाभार्थी हैं? तो फिर लेकिन बेरोजगारी भी है, लाभार्थी आपने कहा कि 4 हो गए, लेकिन फिर भी चुनावी नतीजों में जो नतीजा होता है वो फिर भी उलट नजर आ जाता है। अब मैं इसका क्या मानूं कि या तो जो जमीन है वो पकड़ नहीं पा रही है कांग्रेस, या फिर जो आम जनमानस तक पहुंचा नहीं पा रही है, या फिर असल में मुद्दा, या फिर असल में कुछ और दिल में है। जैसे कि हमारे एक और फेलो कांग्रेसी अभी सुबह थे, उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस को, कि उदयनिधि कह देते हैं एचआईवी है, कोड़ है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो जनता बिलीव करने वाली नहीं है। ऐसा है, जब ये 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और एग्जिट पोल वगैरह जब आया, तो कोई लोग 10 एक एजेंसियां सर्वे कर रही थी। 10 में से 9 एजेंसियों की रिपोर्ट देख लीजिए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इस सर्वे में विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, अब उसमें कितना टेक्नोलॉजी, कितना साइंस है, कितना जायज है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 10 में से 9 एजेंसियां कह रही हैं कि राजस्थान में कांटे की टक्कर चल रही है जी, छत्तीसगढ़ में सरकार आ सकती है जी, मध्य प्रदेश में सरकार आ सकती है, और सबने बोला तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। एक एजेंसी कह रही है कि मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीट। तो क्या 9 के 9 गलत थे? पहला मुद्दा तो यह है।
क्या सवाल था आपका? आप बताइए, आपके सवाल का जवाब देता हूं, भूल गया सवाल। मैंने कहा एग्जिट पोल तो गलत होते ही हैं, मैंने कहा ना कि कोई ऐसे Exit मुद्दे poll सही भी होते हैं, गलत भी होते मैं कहा कोई ऐसा मुद्दा ग्राउंड का लगता है जिसको कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि अंडर करंट ही कुछ और है, कि वहां पर पीएफआई की रैली की इजाजत दे देना, या फिर वो कन्हैया वाला मुद्दा हाँ, जो प्रधानमंत्री सनातन। उठाते हैं, या फिर सनातन हो हैं। गया। हाँ, बड़ा अच्छा आपने कहा। अभी जब नतीजे आए तो एक ने बोला कि इनको सनातन का श्राप लगा, दूसरे ने बोला कि कांग्रेस बार बार जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेती है उसकी वजह से हार गई। अब बताए कौन सी बात इसमें सही है? हमारा सनातन के श्राप से क्या लेना देना? कांग्रेस के कौन से नेता ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात कही है? अगर किसी डीएमके के नेता ने कही जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारा सहयोगी है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात से हम सहमत हैं। कई बार कुछ मिनिमम इश्यूज पे एक अलायंस होता है, लेकिन आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बात कही? क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कही? कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से सर्वधर्म संभाव की भूमिका लेकर चलने वाली पार्टी है। ये गांधी जी की पार्टी है, रघुपति राघव राजाराम की पार्टी है। लेकिन इसका मतलब एंटी मुस्लिम भी नहीं है, एंटी क्रिश्चियन भी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसके तहत सभी धर्मों को समान आदर देना ही हमारा मूल मंत्र है। बावजूद इसके अगर कोई कहता है सनातन का श्राप लगा, तो ठीक है भाई, फ्री देश है, जिसको बोलना है बोलते रहो। स्वतंत्र देश में सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं, राय देते रहिए, इस राय से हम सहमत नहीं है। चलिए सर, आपने जीता है तेलंगाना, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की तैयारी है 2024 की, रदर देन आप जैसे स्ट्रेटजिस्ट हैं तो वो बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।